Good evening, everyone. Today we'll be looking to the pharmaceutical analysis section और इसमें स्पेसिफिकली हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस का पार्ट जो है दैट वुड बी सीइंग. तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में टाइट्रेशन का पार्ट इज नॉट दैट अ कोर पॉइंट इन एनालिसिस, बट हाँ इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम जीपैट और एल्स अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उतना इम्पोर्टेंट है. Core of analysis is spectroscopy, but you can say titrations or this titrimetries. These I have also a great weightage on your analysis part. So volumetric analysis, as you all know, मतलब वो qualitative quantitative estimation के लिए it is very useful. So why it is required? I hope I am clearly audible to everyone, right? So requirement for volumetric analysis: for use of chemical reaction in volumetric methods, the reaction should fulfill some of these requirement. तो volumetric analysis करने के लिए क्या क्या requirements होने चाहिए, वो जो reaction हो रही है analysis की उसमें क्या क्या requirements होनी चाहिए, that is enlisted. The reaction should be simple and expressed by a well defined chemical equation. The reaction should be rapid. The reaction must proceed to completion when an equivalent amount of standard solution has been added. This gives satisfactory endpoint detection. There must be some sharp change in either physical or chemical properties of the solution at the equivalence point. And the reaction should have some simple method for detection of the endpoint and equivalence points of titration. तो मतलब क्या है कि जो भी रिएक्शन होने वाली है जिसके बेसिस पे हम ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करने वाले हैं वो सिंपल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, वो इजीली डिपिक्टेबल हो रिएक्शन, उसके साथ केमिकल्स इजीली अवेलेबल. दिस आर द बेसिक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. नाउ वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस का क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली अलग अलग मेथड्स हैं उसमें. ओके, so we can call it as they are classified as volumetric methods of analysis as aqueous acid base titration, non-aqueous titration, precipitation titration, complexometric titration and redox titration. टोटल 5 क्लासेस हैं. आपके जीपैट के सिलेबस में भी यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है. हैं बहुत सारे मेथड्स हैं और भी वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स एनालिसिस के, बट एक्वियस एसिड बेस, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन. तो ये हम पांचों के पांचों स्टडी करने वाले हैं. नाउ ये जो हमने देखा क्लासिफिकेशन, उसका थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप रीड करके देख सकते हो. यहाँ वन बाय वन विल बी लुकिंग टू ईच एंड एवरी. जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन और एक्वियस एसिड बेस टाइट्रेशन, इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट. ओके, नॉन एक्वियस में वाटर सॉल्वेंट नहीं होता. नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं नॉन एक्वियस टाइट्रेशन में. फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन लीडिंग टू प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. मतलब इसमें जो रिएक्शन जिनका एंड पॉइंट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म बनता हो वो वाले रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं. इट इंक्लूड्स द मेथड्स वेयर द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन react to yield a precipitate or a slightly soluble salt as the primary reaction product. तो वही है कि यहाँ पे precipitate बनना या slightly soluble salt बनना, मतलब slightly soluble बाकी insoluble मतलब ही precipitate बनना. वेल नोन एग्जाम्पल की जो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है NaCl प्लस AgNO3, NaNO3 प्लस AgCl. उसके बाद है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है. इट इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स वेयर इन द रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ सोल्यूबल बट हाईली डिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. और द कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड हियर इज EDTA. ओके, इसलिए इनको EDTA टाइट्रेशंस भी कहा जाता है. उसके बाद है रिडॉक्स टाइट्रेशन. दिस टाइट्रेशंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस होता है वो रिएक्शन, जब एज यू ऑल नो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो सिमिलरली वो रिएक्शंस जो इन्वॉल्व होती हैं वो रिडॉक्स टाइट्रेशंस की रिएक्शंस हैं. नाउ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने आपके बीफार्म फर्स्ट ईयर या 11-12 में भी पढ़ा होगा. नॉर्मेलिटी या ऐसे और भी मेथड्स हैं जो हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं.
तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग ये नॉर्मेलिटी। तो जो जो आपको थोड़ा बहुत ये टाइट्रेशन में काम आएगा हम ओवरलुक करने वाले हैं। तो फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी। द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय n। ओके, क्या कहा है इन्होंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट वो प्रेजेंट है वो बताएगा उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। So normality equals to number of gram equivalents per volume in liters. Now gram equivalent weight जो होता है वो क्या होता है, तो वो वहां पे नीचे दिया गया है, जो आपका number of gram equivalent weight है वो equivalent weight of an acid is the weight of it which contains 1 gram of replaceable hydrogen। तो अभी एसिड का क्या है, तो जिसमें 1 ग्राम ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोनोबेसिक एसिड इज इट्स मोलिकुलर वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड इज हाफ और 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे एसिड के लिए बेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, यू कैन सी हियर। तो HCl है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन हम क्या ले रहे हैं, वी कैन से इज 36.5 पर वन। तो ये H जो है इसका क्या है, तो इट हैज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ओके, सो वो 1 आ रहा है, 36.5 by 1 दैट इज 36.5। H2SO4 जो है इसमें 2 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, इसकी जो बेसिसिटी है 98/2 49। ओके, सो ऐसे उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड की जाती है। आपको जीपैड में इसके सम्स, नॉर्मेलिटी फाइंड करने के सम्स नहीं आते, जस्ट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज नॉर्मेलिटी। हम डिस्कस करें क्योंकि आगे चल के जब हम टाइट्रेशंस देखें यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट इज परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब परसेंट कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि 100% सॉल्यूशन, 50% सॉल्यूशन, 75% सॉल्यूशन, तो वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम ये सॉल्यूशंस होते हैं। तो इतना ग्राम सोल्यूट, इतना ग्राम सॉल्यूशन में दोनों अगर वेट में हम पकड़ रहे हैं तो वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशन होता है। अगर इतना वॉल्यूम का सोल्यूट इतने वॉल्यूम ml के सॉल्यूशन में है तो वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इतने वेट का सोल्यूट इतने वॉल्यूम के सॉल्यूशन में है तो वेट बाय वॉल्यूम। तो ये परसेंट कॉन्सेंट्रेशन का कैलकुलेशन है। फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, दिस आर नॉट मच कंसिडर्ड इन एनालिटिकल टेक्निक्स यहाँ पे टाइट्रेशन में। ओके, सो मोलालिटी is the solution of the solution is given by the number of moles of solute per kg of solvent। ओके, पर kg solvent में कितने moles of solute हैं वो होता है आपका मोलालिटी। उसके बाद है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर के सॉल्यूशन में, वो मोलार कॉन्सेंट्रेशन देता है। ये भी ये टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है। ओके, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, बट नॉर्मेलिटी इज मोर स्पेसिफिकली कंसिडर्ड इन टाइट्रोमेटिक एनालिसिस। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स की क्यों जरूरत है हमारे टाइट्रेशन में? द रीजन इज कि हम कुछ मतलब एक अननोन सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं ऑन बेस्ड ऑफ अ नोन सब्सटेंस। ओके, सो हमारे पास एक नोन सब्सटेंस, एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या है? वेरी प्योर रिएजेंट्स आर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एकदम प्योर रिएजेंट्स की जरूरत होती है। और सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब क्या कि एक सॉल्यूशन है जिसका हमारे पास पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेटली पता है, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। द एक्यूरेट वेट ऑफ रिएजेंट इज टेकन, डिसॉल्व्ड एंड diluted to exact known volume and concentration is called is calculated on theoretical basis। तो ये theoretical basis पे हम उसका कैलकुलेट करके वैसा हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन वेल नोन है, पता है। The substance of high purity used in preparation of standard solution is known as primary standard solution। ओके, तो जो सब्सटेंस हम यूज करने वाले हैं, ओके, जिसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो सॉल्यूशन को हम कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस, उनका मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस लगेंगे उनका लिए जो क्राइटेरिया चाहिए दैट इज एनलिस्टेड हियर। इट मस्ट बी इजी टू ऑब्टेन, टू प्यूरिफाई, टू ड्राई एंड टू प्रिजर्व इन प्योर स्टेट। तो वो जो सब्सटेंस है जिसका हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कंसिडर करने वाले हैं वो इजीली ऑब्टेन होना चाहिए, प्यूरिफाई होना चाहिए,
ड्राई एंड प्रिजर्व। तो ये क्या है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे जीपैट पे क्वेश्चन आ चुका है। उनका मतलब क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सपेक्टेड वाइल सिलेक्शन ऑफ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड एक्सेप्ट, ओके। तो 4 होते हैं, उसमें से इसमें से 3 दिए जाते हैं, एक कोई तो ऑड मैन आउट होता है, आपको वो एक्सेप्ट वाला बताना होता है कि हाँ ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए जो सही नहीं है। सो हमें ये सब हम एक बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इट शुड बी 100% प्योर थ्रू ऑल्दो 0.01 टू 0.02 इम्प्योरिटीज इज टॉलरेबल। वो 100% प्योर होना चाहिए, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी टॉलरेबल है। स्टेबल एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, वो सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक होना नहीं चाहिए। इट शुड शो हाई इक्विवेलेंस वेट इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेइंग एरर, उसका इक्विवेलेंट वेट हाई होना चाहिए, मतलब वेइंग एरर रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन शुड बी स्टिचियोमेट्रिक एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो रिएक्शन होगी वो फास्ट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए और प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, वो वाली रिएक्शन होनी चाहिए। कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंपल इंडिकेशन, सिंपल इंडिकेशन से जैसे कि हम कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उस टाइट्रेशन की रिएक्शन में, तो वो इजीली हमें पता चले कि हाँ ये कलर चेंज हो गया, मतलब ये रिएक्शन हो गई, ओके। तो सिंपल इंडिकेशन यूज करके वी कैन डिटरमाइन। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड थेरोटिकल इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जो हम थेरोटिकल इक्विवेलेंस पॉइंट जो हम डिसाइड करेंगे थेरोटिकली कि हाँ ये मेरा एंड पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट आने वाला है उसका, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के कंसर्न में। इट शुड बी रेडिली सोल्यूबल अंडर द कंडीशंस, सोल्यूबल होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव वाटर ऑफ हाइड्रेशन, उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि CuSO4.7H2O हम देखते हैं, ठीक है। तो उसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उसको हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि हमने कहा हाइग्रोस्कोपिक नहीं चाहिए वो सब्सटेंस, मतलब उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। Next is, it is not always possible to satisfy all the requirements of primary standard, but the requirements mentioned above should be met at all this as closely as possible. Commonly used primary standards are sodium carbonate, potassium hydrogen phthalate, succinic acid, benzoic acid, adipic acid, potassium dichromate, copper sulfate, silver nitrate, sodium chloride, potassium chloride। ये किस किस टाइट्रेशन में कौन से यूज है वो भी मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया, यू कैन रीड इट आउट। कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोक्लोराइड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंसर्न में। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो these are the substances used for standardization whose concentration has been determined by comparison with the primary standard। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड है और एक अननोन सॉल्यूशन है, मैंने उस प्राइमरी स्टैंडर्ड के बेसिस पे अननोन सॉल्यूशन का मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया, ठीक है। अब उस जो अननोन सॉल्यूशन का मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया, उसकी मदद से मैं किसी और थर्ड अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करूंगा। तो वो जो मैंने पहले जिसका अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन किया वो बन गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड के बेसिस से निकाली वो हो गया आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड आप किसी थर्ड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यूज कर सकते हो, ओके। सो दिस इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एंड अननोन सॉल्यूशन ऑफ HCl कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 मेथड्स, ओके। तो यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन है वो हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड से डायरेक्टली, या NaOH जो हमने स्टैंडर्डाइज किया प्राइमरी स्टैंडर्ड से और फिर इसकी मदद से, ओके। तो डोंट गेट मोर इनटू दिस। सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज किया गया है और उसकी मदद से हम न्यू सॉल्यूशन स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखिए। Now few definitions and terms involved in this which will help us to determine कि हम मतलब जब टाइट्रेशन बोल रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, टाइट्रेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस मतलब क्या, इट कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ solution of accurately known concentration required to react completely with the solution or substance to be determined। अब टाइट्रेशन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता होता है और दूसरे का नहीं, तो उसकी मदद से हम दूसरे का निकालते हैं, दूसरे जिसका नहीं पता उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। इस प्रोसेस को वी कॉल इट वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। नाउ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें हमने देखा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है।
Next is titrate or titrand. Okay, the solution of unknown concentration and the substance being titrated is called titrate. बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट ईयर में हमें बहुत इजी वाली डेफिनेशन है. अरे जीपैट में इतना इजी क्वेश्चन भी आ चुका है और आने के चांसेस हैं. ओके, सो टाइट्रेट क्या है, टाइट्रेंट क्या है, ये वाले क्वेश्चंस भी जीपैट में आ चुके हैं और आने के चांसेस हैं. सो ऐसे मत समझो कि बहुत इजी है ये नहीं आएगा. नहीं, जीपैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब आता है उसमें फार्मेसी का. ठीक है, तो टाइट्रेट और टाइट्रेंट, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन एंड द सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड इज कॉल्ड टाइट्रेट. ओके, नेक्स्ट इज टाइट्रंट. द सॉल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन is used in titration, usually added from burette. ओके, अब आपको आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया होगा टाइट्रेशन. तो एक नीचे कोनिकल फ्लास्क होता है, ऊपर होता है ब्यूरेट. ब्यूरेट में हम डालते हैं टाइट्रेंट जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है. और नीचे जो होता है वो होता है टाइट्रेट कोनिकल फ्लास्क में, जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना होता है. ओके, तो आप दोनों में से किसी एक वर्ड को याद रखिए और उसका मीनिंग याद रखिए. अपने आप दूसरा वर्ड ध्यान में रख दोगे. ओके, सो टाइट्रेंट ब्यूरेट में होता है, टाइट्रेट नीचे फ्लास्क में होता है. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट और स्टिचियोमेट्रिक एंड पॉइंट. द पॉइंट एट विच द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेट इज जस्ट कंप्लीट. ओके, जब इन दोनों की रिएक्शन, टाइट्रेट और टाइट्रेंट की रिएक्शन जस्ट कंप्लीट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट और स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट. मतलब कि कुछ तो इंडिकेशन अब चालू होने वाला है, अब हमें पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है हमारे रिएक्शन का. एक पॉइंट आता है, हम जब टाइट्रेशन देखेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन में, यू विल गेट दिस पॉइंट क्लियर. ओके, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है. नेक्स्ट इज इंडिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टाइट्रेशन. ओके, आपने यूज भी किया होगा इंडिकेटर आपके जब आपके प्रैक्टिकल्स यू वुड बी परफॉर्मिंग. So it is an auxiliary substance which shows clear viral change after the reaction being titrate and titrate is particularly complete. Titrant और titrate के बीच में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तब से ये इंडिकेटर कुछ तो चीज इंडिकेट करना चालू करता है. वो कलर चेंज हो या वो पीएच चेंज हो या वी कैन से सम प्रेसिपिटेशन काइंड ऑफ थिंग वो ला सकता है उस रिएक्शन में. तो या कंडक्टिविटी में चेंज ला सकता है उस सॉल्यूशन के. तो वो इंडिकेटर जो है इट विल शो अ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज इनटू द सॉल्यूशन एंड दैट विल हेल्प अस टू फाइंड आउट या दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट एंड henceforth our reaction has been started. या मतलब उनका जो भी है रिएक्शन वो पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट वो आ गया है. नेक्स्ट इज टाइट्रेशन एरर. in practice very small difference between theoretical endpoint and actual endpoint, usually this is called as titration error. मतलब क्या, हम टाइट्रेशन के पहले थेरोटिकल एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं थेरोटिकली कुछ फॉर्मूला यूज करके, और जब हम प्रैक्टिकली वो वही परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू 50 आना चाहिए था बट प्रैक्टिकली क्या हो गया, 51 आ गया. ओके, 51 ml मुझे ये डालना पड़ा, टाइट्रेंट डालना पड़ा, फिर मेरा एंड पॉइंट आ गया. ओके, तो जो 1 ml का डिफरेंस है दैट इज द टाइट्रेशन एरर. तो ये पॉजिटिव में आ गया, कभी कभी निगेटिव में भी आ जाता है. जैसे कि 50 वाज मैं एक्सपेक्टेड, 49 ml में ही हो गया मेरा एंड पॉइंट. सो दिस इज नोन एज टाइट्रेशन एरर. नेक्स्ट इज ट्रू वैल्यू. Actual or correct value is considered as true value. True values are known only when we count objects or when a quantity is assigned a particular value. मतलब क्या है ट्रू वैल्यू, क्या है कि जब हम एक क्वांटिटी को परफेक्ट वैल्यू देते हैं उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं. इन अदर केसेस द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज नेवर नोन. तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है. एक्चुअल और करेक्ट वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू टाइट्रेशन में कह सकते हैं. दिस इज nothing more than this. Okay, next is standard value. Standard values are representative values based on the experience records of the process. If an expert using a suitable method and a good quality apparatus carefully determine the percentage value, this is called as standard value. मतलब क्या कि ये रिएक्शन इस पॉइंट पे एंड पॉइंट दिखाती है, इस पॉइंट पे ये इसका इंडिकेशन दिखा रहा है. ये अगर हम एकदम परफेक्टली प्रोसीजर से करें तो स्टैंडर्ड वैल्यू कहाँ पे रिपोर्टेड होती है, जैसे कि वी कैन से इन आईपी या कुछ बुक्स में. तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स दे हैव, लाइक टेम्परेचर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करना. उस स्टैंडर्ड वैल्यू को मतलब जो नॉन रिपोर्टेड वैल्यूज हैं उनको हम स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकते हैं.
नेक्स्ट इज ऑब्जर्व वैल्यू, जो कि आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ऑब्जर्व करोगे, वो होगी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। नाउ फर्स्ट टाइट्रेशन जो हम देखने वाले हैं दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशंस। ओके, सो आपने ये पढ़ा भी है पहले, आई नो, बट इट आपको जीपैड के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, एंड बहुत इजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो एसिड बेस टाइट्रेशन में फर्स्ट विल बी सीइंग एसिड बेस कंसेप्ट्स, एंड एसिड बेस टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जैसे हम सबको पता है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसलिए वी कैन कॉल इट एज अ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। ओके, और ये रिएक्शन एक एसिड और एक बेस के बीच में होती है। सेवरल एसिड बेस theories have been proposed to explain or classify acidity and basicity properties of substances. Most familiar theory is the Arrhenius theory, but it's applicable only to water. Other theories are more general and are applicable to other solvents. तो हम देखेंगे दो तीन theories जो हैं आपने बहुत बार पढ़ी होंगी 10th में, 12th में, अपने बैचलर्स में, ठीक है, एसिड बेस theories। तो वही will be recalling all the three theories जो कि बहुत famous हैं acid base theories. First is Arrhenius theory. Okay, so Arrhenius as a graduate student introduced a radical theory in 1894 for which he received the Nobel Prize. An acid is any substance that ionizes partially or completely in water to give hydrogen ions, which associates with the solvent to give hydronium ions H3O+. ठीक है, तो एसिड क्या है कि जब हम वो सब्सटेंस जब हम पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, किसमें, हाइड्रोजन आयंस वो रिलीज करता है, और वो हाइड्रोजन आयंस वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करते हैं। उस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं एज पर अरेनियस थ्योरी। A base ionizes in water to give hydroxyl ions, okay, OH minus ions. Weak partially ionized base is generally ionized as follows. बेस को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन में दे सकते हैं। While strong bases such as metal hydroxide NaOH dissociate as, तो अगर strong base है, ठीक है, NaOH जैसा, तो वो कैसे डिसोसिएट होता है वो यहाँ पे दिया है। M मतलब मेटल है, OH n टाइम्स हो सकता है, तो M को चार्ज अलग से और OH को चार्ज अलग से, ऐसे वो डिसोसिएट होता है। ओके, दिस थ्योरी इज ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड टू वाटर एज सॉल्वेंट, मतलब जब वाटर एक सॉल्वेंट होगा तभी ये बेस और एसिड अपने आप को ऐसे डिसोसिएट करते हैं। ओके, तो अरेनियस थ्योरी हैज अ लिमिटेशन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वाटर एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट theory we have is a Bronsted-Lowry theory, taking and giving protons। ये theory का basic motto है। ओके, तो in 1923 Bronsted and Lowry separately describe what is known as Bronsted-Lowry theory. Okay, this theory states that an acid is any substance that can donate a proton and a base is any substance that can accept a proton. एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी। थस वी कैन राइट अ हाफ रिएक्शन एसिड इक्वल्स टू H प्लस प्लस बेस। मतलब क्या किया इसने, एसिड ने H प्लस आयन दिया प्लस एक प्रोटॉन दिया जो कि बेस ने एक्सेप्ट किया। द एसिड एंड बेस ऑफ अ हाफ रिएक्शन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, जैसे कि इस रिएक्शन में दिया गया है। आई विल शो यू वन मोर स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। ठीक है, पहले आप ये देखो कि एसिड प्लस उसका H प्लस आयन प्लस उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रिलीज होता है एज, मतलब वो कॉन्जुगेट बेस उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, तो उनके पास उनका कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। फ्री प्रोटॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन and there must be a proton acceptor base before a proton donor acid will release its proton. प्रोटॉन सॉल्यूशन में फ्रीली नहीं हो सकता। ओके, तो अगर एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो वहां पे प्रोटॉन लेने वाला बेस भी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि अगर प्रोटॉन बेस लेता है तो उस सॉल्यूशन में प्रोटॉन लेने वाला बेस होना चाहिए। तो वही है कि अगर एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो उसको लेने वाला बेस वहां पे है और वो उसका कॉन्जुगेट बेस है उस एसिड का। ठीक है, आई विल शो यू इन वन मोर रिएक्शन, वो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस और एसिड वाला पार्ट। बट ये क्लियर हो जाइए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में क्या होता है, तो प्रोटॉन डोनेट एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट बेस। नेक्स्ट इज ल्यूइस थ्योरी। ओके,
लुइस थ्योरी, टेकिंग एंड गिविंग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी में प्रोटॉन्स एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इट इज मोस्ट of the widely accepted theory, Lewis की theory. Okay, in 1923, G.N. Lewis also introduced the electronic theory of acids and bases. In the Lewis theory, a base is a substance that can donate an electron pair. Okay, a base is a substance that can donate an electron pair, and acid is a substance that can accept an electron pair. यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, बेस डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर, एसिड एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का पेयर. Base frequently contains oxygen or nitrogen as the electron donor. Thus, non-hydrogen containing substances are introduced as acids. Okay, तो ये हम acid कह सकते हैं इसको. Aluminium chloride is an acid and ether a base. Okay, so aluminium chloride और ether की अगर reaction देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे aluminium chloride is considered as acid and ether as a base because वो lone pair donate करा है, वो lone pair accept करा है. The theory is useful to describe the indicator color change in a non-protonic system exhibiting acid-base reaction. अब एसिड बेस थ्योरी का ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है नेम ऑफ थ्योरी एसिड और बेस, तो हाइड्रोजन आयन डोनर, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन डोनर, मतलब एक समराइज मैंने यहाँ पे दिया है. ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी का प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर. लुइस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. एसिड और बेस का डेफिनेशन दिया है, तो एक टेबल में यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थ्री थ्योरीज. नाउ ये थ्योरी का भी पार्ट हो गया, ये भी बस हमारे आइडियोलॉजी के लिए ही था. अब देखिए कुछ टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? कंटेन्स अ हाइड्रोजन एटम बाउंड टू एन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कंटेन्स अ डिसोसिएबल प्रोटॉन एंड देयरफॉर कैन डोनेट अ प्रोटॉन. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है या प्रोटॉन होता है जो वो इजीली दे सकते हैं. ओके, फॉर्मिक एसिड, अनब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं. पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या है? उनके पास प्रोटॉन नहीं होता. डज नॉट कंटेन अ हाइड्रोजन एटम बाउंड टू an oxygen or a nitrogen, does not contain a dissociable proton and therefore cannot donate a proton. These are polar aprotic solvent. Example: DCM dichloromethane, THF tetrahydro of furan, ethyl acetate, acetone, dimethyl formamide, DMF, acetonitrile and methyl sulfoxide, dimethyl sulfoxide, DMSO. ओके, तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है. पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, डिफरेंस एंड उनके एग्जांपल. Now, few definitions that would be requiring in case of studying acid-base titrations. Okay, acid-base titration में हमें ये definition समझ में आनी चाहिए, जैसे कि strong acid and base. Strong acid and base क्या है? A strong acid is completely dissociated into its component ion in dilute aqueous solution. Strong bases are also completely dissociated into their component ion. जो पूरी तरह से dissociate हो जाते हैं aqueous solution में, उनको strong acids और strong bases बोलते हैं. HCl, NaOH, KOH, ये उनके एग्जाम्पल हैं. Weak acid. A weak acid is one which is incompletely dissociated. The extent to which it dissociates is characterized by Ka. So Ka we can see, हम बोल सकते हैं कांस्टेंट या एक पोटेंशियल जिससे वो डिसोसिएट होता है, तो K और A फॉर एसिड, इससे वो डिनोट किया जाता है. ओके, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट. उसके बाद आता है वीक बेस. Weak base does not ionize fully in aqueous solution. The extent of dissociation is characterized by Kb. Okay, and next is buffer solution. तो buffer solution आपने inorganic chemistry में पढ़ा होगा. buffer solution क्या होता है? तो it is a solution of substance or mixture of substance which helps in maintaining and establishing a pH. तो required pH maintain करना या establish करने का काम जो होता है वो buffer solution का होता है. Examples of weak strong acids and bases. तो weak acid, strong acid, weak base, strong base, उनके example की यहाँ पे टेबल दी गई है for your reference. You should know, okay, कि कौन से weak हैं, कौन से strong हैं. Okay, तो आप पढ़ लेना. Now next is common ion effect. ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट यहाँ पे मैंने क्यों कंसिडर किया, बिकॉज यू शुड नो, ये हमें टाइट्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा बहुत काम आने वाला है. और दूसरी बात ये कि ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये फिनोमिनन कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, सो कॉमन आयन इफेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब बहुत
ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग वाला या फेवरेट वाला पॉइंट होता है ये केमिस्ट्री का। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इजी है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AB कैन डिसॉल्व in water will dissociate to a small extent into A plus and B minus ions. If in this solution we add a strong electrolyte CB, it will dissociate into C plus and B minus ion. So both the electrolytes will give B minus, which is called the common ion effect. मतलब क्या, हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके AB, उसको डिसोसिएट किया, A प्लस B माइनस हुआ। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, C प्लस एंड B माइनस। अब दोनों भी B माइनस को रिलीज करें। अब जब ये दोनों सॉल्यूशन एक साथ एक ही सॉल्यूशन में, मतलब AB और CB, तो B माइनस एक साथ डिसोसिएट करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है वो आप देखिए, ये सेंटेंस आप देखोगे ना, the effect of addition of CB to a solution of AB will thus increase the concentration of B minus ion. अगर हम CB जो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट वो इसके सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं AB के, तो B माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के चांसेस हैं। This will push the equilibrium to backward direction as per the law of mass action. Okay, mass action का जो लॉ है, ओके आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 11-12 में पढ़ा होगा, उस लॉ के हिसाब से क्या होता है, तो अगर किसी का मतलब इस रिएक्शन में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड पुश होती है। ओके, सो इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। सो दैट द पुअर डिसोसिएशन ऑफ AB विल फर्दर डिक्रीज, मतलब AB का जो बहुत पुअरली डिसोसिएशन हो रहा था वो और भी पुअरली होगा। ओके, thus when to a solution of weak electrolyte, a strong electrolyte with common ion is added, the dissociation of weak electrolyte is suppressed. This is known as common ion effect. The last point, ये अगर आपने समझ लिया आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, दोनों में सेम एक आयन है B। ओके, तो क्या होता है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन और भी ज्यादा सप्रेस हो जाता है, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिव मासेस पे डिपेंड है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। जैसे कि अगर ये कह रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे B माइनस की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये रिएक्शन ऐसे उल्टी होगी। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन का जो अगर हम देखा जाए तो वो मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। ये हो गया कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इंडिकेटर्स। ओके, यूज्ड इन दिस टाइट्रेशंस। तो इंडिकेटर या इंडिकेटर्स जो भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं हमारे इस टाइट्रेशन में। तो chemists often use a chemical dye rather than a pH meter to detect the equivalence point of acid base titration. अब हम acid base titration देख रहे हैं तो उसके indicators हम यहाँ पे specifically देखने वाले। Chemical dyes whose colors are affected by acid and basic solution are called acid base indicator. Okay, acid base indicator जो acid base reaction से affect होते हैं वो। Many natural substances act as indicator. Example, if you use lemon juice in your tea, you might have noticed that the brown color of the tea gets lighter when lemon juice is added. Tea contains compound called polyphenols that have slightly ionizable hydrogen atom and therefore are weak acids. Adding acid in the form of lemon juice to a cup of tea lessens the degree of ionization and the color of the unionized polyphenol become more apparent. मतलब क्या, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है, इसलिए मैंने कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस किया था। बहुत ही इजी एग्जांपल दिया गया है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको टाइट्रेशन के इंडिकेटर के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, मतलब वो कैसे काम करता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आप टी, ब्लैक टी वी कैन सी, ओके, विदाउट मिल्क वाली टी, उसमें आप लेमन डाल रहे हो। ओके, तो उस टी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। टी के इसमें पॉलीफिनॉल होते हैं, पॉलीफिनॉल आर स्लाइटली आयोनाइजेबल, उनमें स्लाइटली आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जैसे कि वो वीक एसिड है, टी इज अ वीक एसिड, हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं लेमन जूस। ओके, तो वो क्या कर रहा है, वो टी का जो डिसोसिएशन हुआ था थोड़ा बहुत, और जो डिसोसिएशन की वजह से उसका कलर चेंज हुआ था, उस डिसोसिएशन को वो सप्रेस कर रहा है, उस रिएक्शन को वापस बैकवर्ड्स ला रहा है, जैसे कि हमने कॉमन आयन इफेक्ट में देखा। इसकी वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है और अनआयोनाइज्ड पॉलीफिनॉल्स अपने प्रीवियस कलर में आ रहे हैं।
So this is what an indicator does into your acid base titration. For this purpose of titration, it's good enough to know that an indicator is a weak acid or base that is added to the analyte solution, and it changes color when the equivalence point is reached. That is the point at which the amount of titrant added is just enough to completely neutralize the analyte solution. देखो equivalence point और एक बार यहाँ पे define किया गया है. क्या है equivalence point? The point at which the amount of titrant added is just enough to completely neutralize the analyte सॉल्यूशन. मतलब हमारे पास नीचे समझो बेस है, ऊपर ब्यूरेट में एसिड है, तो उतना एसिड हमने डाल चुका है और अब हम 0.1 ml एसिड डाल रहे हैं और वो अब क्या हो रहा है, पूरी तरह से नीचे वाला बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है. ओके, तो वो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. तो उस इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये इंडिकेटर ने कुछ तो चेंज दिखाना चाहिए. ओके, इसलिए हम उसको उस रिएक्शन में डाल रहे हैं. द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर चेंजेस द कलर इज कॉल्ड द एंड पॉइंट. Okay, so the addition of an indicator to the analyte solution helps us to visually spot the equivalence point in an acid base titration. तो अगर हमें visually वो पता चलना चाहिए कि acid base titration का end point कब आ रहा है, तो इसके लिए हम indicator डाल रहे हैं उसमें, acid base indicator. Okay, acid base titration में use होने वाला indicator. Chemists have several choices in selecting indicator. Examples of indicator are, तो मैंने examples भी दिए हैं यहाँ पे. पहले आप properties देख लीजिए. Properties of an indicator must have an easily observed color change. Ideal property होनी चाहिए ये. Next, must change easily in the required pH range over the addition of half a drop of the reagent. मतलब थोड़ा भी reagent में, मतलब थोड़ा भी उस reaction में change हो रहा है तो झट से वो अपना color change दिखाना चाहिए. These are the two ideal properties expected एक indicator में होने चाहिए. Okay, ideal indicator में. तो यहाँ पे indicator की acid base indicator की टेबल दी गई है, उनकी पीएच रेंज है. कलर फॉर वीक एसिड, कलर फॉर कॉन्जुगेट बेस, मतलब उसके एसिड में वो ऐसे कलर होता है, उसके कॉन्जुगेट बेस में वो इस कलर का होता है. मिथिल ऑरेंज, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, थाइमोल ब्लू, फिनोप्थेलिन, एलिजरिन येलो. तो ये यहाँ पे है, आप देख लेना. कभी कभी इंडिकेटर और उसका पीएच रेंज पूछा जाता है जीपैट में, तो वो ध्यान में रखिए. मिथिल ऑरेंज मोस्ट एसिडिक है, एलिजरिन येलो मोस्ट बेसिक है, फिनोप्थेलिन 9 to 10 के रेंज में है. तो वो एक बार देख लेना कि कौन सा इंडिकेटर किस रेंज में है, और इसको आपको मतलब बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. ओके, उसके बाद सम इंडिकेटर्स विद देयर पीएच रेंज. दिस विल हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर. जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन अगर हमें करना है तो हम ये इंडिकेटर्स यूज करेंगे. मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड, फिनोप्थेलिन, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिनॉल रेड. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइट्रेशन करना है तो फिनोप्थेलिन, थाइमोल थेलिन, थाइमोल ब्लू. स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है तो मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड, ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन. एंड वीक एसिड वीक बेस है तो मिक्स्ड इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं. तो ये दिस विल हेल्प टू चूज अ परफेक्ट इंडिकेटर फॉर योर desired titration. Strong acid strong base, weak acid weak base, weak acid strong base, strong acid weak base. okay, अब यहाँ पे मैंने लास्ट वाले इसमें दिया था वीक एसिड वीक बेस में विल बी यूजिंग मिक्स्ड इंडिकेटर. तो व्हाट इज मिक्स्ड इंडिकेटर वो हम देखेंगे. So in some cases the pH range is very narrow and the color change over the range must be very sharp. Okay, while ordinary acid base indicator the color change is not sharp and abrupt but it extends over 2 units of pH. However, sometimes it is desirable to have sharp color change over a narrow and selected range of pH. This can be achieved by mixture of indicators whose pK values are pKIND मतलब indicator values, pK के indicator की pK values are close together and the overlapping colors are compensatory in an immediate pH range. मतलब क्या, हम इन्हीं indicators का mix use करेंगे. ओके, और वो फिर चेंज होते ही थोड़ा भी pH चेंज हुआ कि वो अलग अलग कलर्स दिखाएगा. ओके, दिस इज नॉट इजीली पॉसिबल विद ऑर्डिनरी एसिड बेस इंडिकेटर. Result may be achieved by the use of suitable mixtures of indicator. These are generally selected so that their pK values are close together and overlapping colors are complementary at an intermediate pH value. Example, a mixture of equal parts of neutral red 0.1% solution in alcohol, methylene blue 0.1% in alcohol gives a sharp color change from violet blue to green in passing from acid to alkaline solution at pH 7. मतलब क्या,
pH 7 के टाइम पे जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है या एसिड से बेस की ओर जा रहा है, हम ये इंडिकेटर मिक्स इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इसमें दो इंडिकेटर मिक्स है, न्यूट्रल रेड और मिथिलिन ब्लू। ओके, और ये ब्लू टू ग्रीन कलर दिखाता है उस रेंज में, पूरी तरीके से वो वहां पे चेंज आपको दिखेगा, वायलेट, ब्लू, ग्रीन ऐसे। Color change indicator for acid base titration endpoint in which a mixture of two indicator substances is used to give sharper endpoint color changes. Sharp और perfect endpoint मिलने के लिए mixed indicators यूज किए जाते हैं। तो weak acid weak base की titration में specifically mixed indicators यूज करते हैं। Now theories of indicators, आपने ये भी पढ़ा होगा, important है, you should know. Okay, so there are two theories of indicators. फर्स्ट इज ऑस्टवर्ल्स थ्योरी एंड सेकंड इज क्विनोनॉइड थ्योरी, या उसको रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। कुछ सारे बुक्स में आपको रेजोनेंस थ्योरी मिलेगा, कुछ सारे बुक्स में क्विनोनॉइड थ्योरी मिलेगा। ओके, तो थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, टू थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द चेंज ऑफ कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स विद चेंज इन पीएच। तो मतलब ये कलर क्यों चेंज कर रहे हैं इंडिकेटर, ये समझने के लिए दो साइंटिस्ट ने या दो लोगों ने थ्योरीज प्रपोज की हैं। वो दो अलग अलग थ्योरीज हैं। ओके, तो विल बी सीइंग दिस थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी है ऑसवर्ल्ड्स थ्योरी। ऑसवर्ल्ड्स थ्योरी, द कलर चेंज ऑफ एनी इंडिकेटर इज ड्यू टू इट्स आयोनाइजेशन। मतलब क्या, इंडिकेटर अपना कलर क्यों चेंज करता है जब वो आयोनाइज होता है। कब आयोनाइज होगा, जब पीएच चेंज होगा इस रिएक्शन का, तो वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होने के बाद वो अपना कलर या उस रिएक्शन में कलर चेंज करेगा। द अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर देन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म। अनआयोनाइज्ड फॉर्म का अलग कलर होता है, आयोनाइज्ड फॉर्म का अलग। तो ये है ऑसवर्ल्ड्स थ्योरी, मतलब आयोनाइजेशन के बेसिस पे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है नीचे, कॉमन आयन इफेक्ट, जो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इफ एन इंडिकेटर इज अ वीक एसिड, its ionization would be very much low in acids due to common ions, while it is fairly ionized in alkalis. मतलब अगर हमारा इंडिकेटर एक वीक एसिड है तो वो एसिड में आयोनाइज नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बट वो बेस में इजीली फुल्ली आयोनाइज होगा। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हमारा इंडिकेटर वीक बेस है तो वो एसिड में फुल्ली आयोनाइज होगा बट बेस में फुल्ली आयोनाइज नहीं होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे हमें ध्यान में रखने हैं। नाउ यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जो हैं ऑसवर्ल्ड, उनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, यू कैन रीड इट आउट। नेक्स्ट इज क्विनोनॉइड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्विनोनॉइड थ्योरी, एन एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। मतलब वो जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। सम फॉर्म्स आर टर्म्ड, वन फॉर्म इज टर्म्ड बेंजोनॉइड फॉर्म एंड द अदर इज क्विनोनॉइड फॉर्म। एक को हम बेंजोनॉइड फॉर्म बोलते हैं, एक को क्विनोनॉइड फॉर्म बोलते हैं। The two forms have different colors. The color change is due to the interconversion of one from other. एक का दूसरे में इंटर कन्वर्जन होता है और तब कलर चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, ये क्विनोनॉइड थ्योरी बोलती है। ऑसवर्ल्ड थ्योरी बोल रही थी आयोनाइजेशन, यहाँ पे बोल रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। वन फॉर्म मेनली एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम एंड द अदर इन अल्कलाइन मीडियम। अब फिनोल्फथालीन का यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया गया है, हैज बेंजोइड फॉर्म इन एसिडिक मीडियम एंड थस इट इज कलरलेस, व्हाइल हैज क्विनोनॉइड फॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम व्हिच हैज पिंक कलर। तो ये उसका बेंजोइड फॉर्म है, ये उसका क्विनोनॉइड फॉर्म है। ये पहले फिनोल्फथालीन आपने देखा होगा लैब में, इंडिकेटर वो कलरलेस होता है, वो एसिडिक होता है। तो जब वो बेसिक इसमें चला जाता है रिएक्शन में तो वो अपना पिंक कलर दिखाता है। सो बेस्ड ऑन इट्स फॉर्म्स वो अपना कलर चेंज करता है। दिस इज क्विनोनॉइड थ्योरी। और पहली थी ऑसवर्ल्ड थ्योरी जो बोल रही थी आयोनाइजेशन पे वो कलर चेंज करते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसिड बेस टाइट्रेशन विल बी सीइंग, फर्स्ट विल बी सीइंग टाइट्रेशन कर्व क्या है, फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन कर्व स्टडी करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइट्रेशन कर्व होता क्या है? अ टाइट्रेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ पीएच ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड एट द टाइट्रेशन प्रोसेस। मतलब क्या, ये एक प्लॉट है टाइट्रेशन कर्व, उसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, मतलब ब्यूरेट में से कितना टाइट्रेंट ऐड किया उसका वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे होता है पीएच ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन, मतलब जो नीचे मिक्स सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम एनालाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें टाइट्रेंट और टाइट्रेट दोनों मिक्स होते हैं, उसका पीएच क्या है
उसके बेसिस पे ये एसिड बेस टाइट्रेशन के टाइट्रेशन कर्व्स हैं। ओके, तो ये उसका टाइट्रेशन कर्व है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व स्पेसिफिकली हम इसको बोल सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व। ओके, if we study the changes in the hydrogen ion concentration during the course of titration, we get a clear idea about the mechanism of neutralization process। मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम स्टडी करें तो हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस समझ में आएगा। क्यों हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, और यहाँ पे पीएच ही है एसिड और बेस, ये जो भी है ये पीएच डिटरमाइन करता है। तो pH is the basic of this whole titration process acid base के। The pH value of greatest importance is the one near the equivalence point, as it helps us to select an indicator which will give the smallest titration error। तो pH मतलब अगर हम टाइट्रन या टाइट्रेट जो भी ले रहे हैं उनका pH डिटरमाइन करेगा कि हम कौन सा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला वीक एसिड और वीक बेस हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए मिक्स्ड इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, या बाकी अलग अलग टाइप के एसिड और बेस के लिए हम अलग अलग ये यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड अ स्मॉलेस्ट टाइट्रेशन एरर। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग pH एज ऑर्डिनेट against the percentage of acid remaining during titration is known as neutralization curve or more generally titration curve, जैसे जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने जो बोला था आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस हियर। ओके, तो हर एक एसिड का उसका कॉन्जुगेट बेस होता है और एक बेस का उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। Weak acid and weak bases always exists as conjugate acid-base pair in an aqueous solution as represented below। Weak acids और weak bases हमेशा ऐसे जैसे नीचे डिपिक्टेड है वैसे प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वो देखो आप, H is a acid, aqueous solution में वो H3O प्लस आयंस बनाता है जैसे हमने देखा, प्लस जो A माइनस या जो निगेटिव चार्ज वाला है वो हो जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस। Here HA is the acid and A is termed as the conjugate base of HA। Similarly, बेस के कंसर्न में बेस इन एक्वियस सॉल्यूशन उसका ये कॉन्जुगेट एसिड होता है जो HA फॉर्म हो रहा है और OH माइनस निकल रहा है। इन द अबाउ रिएक्शन A माइनस इज अ बेस एंड HA इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस। ठीक है, तो हर एक वीक एसिड और वीक बेस के साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है। रूल ऑफ थंब इज, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, weak acid have strong conjugate bases while weak bases have strong conjugate acids। मतलब ये weak acid का ये strong conjugate base है और इस weak base का strong conjugate acid है। As shown in the above two reactions, if HA is a weak acid, then its conjugate base A minus will be a strong base. Similarly, if A minus is a weak base, then its conjugate acid HA will be a strong acid। Okay, तो ये weak base का strong conjugate एसिड होता है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है इन एक्वियस सॉल्यूशंस। नाउ फर्स्ट टाइट्रेशन दैट वी आर गोइंग टू सी इज द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें हम देख रहे हैं रनिंग अल्कली इनटू एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में भी ध्यान में देखना कि अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिकली दिया गया है क्या। अल्कली इनटू एसिड मतलब क्या, अल्कली होगा आपका ब्यूरेट में, एसिड होगा आपका नीचे फ्लास्क में। मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया है, देखो अल्कली आपका ब्यूरेट में है और आपका एसिड नीचे फ्लास्क में है। ओके, तो रनिंग अल्कली इनटू एसिड मतलब अल्कली एसिड में डाला जा रहा है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। Here is the example, okay, hydrochloric acid HCl is a strong acid and the titrant is sodium hydroxide NaOH is a strong base। If we start plotting the pH of the analyte against the volume of NaOH that we are adding from the burette, we will get a titration curve as shown below। तो अगर हम NaOH डालते जा रहे हैं, नीचे HCl है, तो कंटिन्यूस ये डालते जा रहे हैं और ये HCl है, और अगर हम इसका प्लॉट कर रहे हैं pH ऑफ एनालाइट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और ये ग्राफ इस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ही स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक ग्राफ है। ओके, तो अब ये ग्राफ हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि वी विल बी गेटिंग अ क्लियर आइडिया कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे ग्राफ पे 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। पहला वाला पॉइंट देखो, no NaOH added yet, so the pH of the analyte is low। It
predominantly contains H3O plus from dissociation of HCl. अब यहाँ पे HCl है aqueous solution में, ठीक है. HCl का pH एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो बहुत नीचे pH होगा, मतलब बहुत कम वैल्यू होगी. यहाँ पे आप देखिए 2 पे है, ओके, इसका pH 2 है. NaOH एक भी ड्रॉप नहीं डाला, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट पे NaOH कुछ भी नहीं डाला. HCl एक्वेस सॉल्यूशन में H3O प्लस बनाया और Cl माइनस, ठीक है. तो वो है फर्स्ट पॉइंट. अब as NaOH is added dropwise, H3O plus slowly starts getting consumed by OH minus produced by dissociation of NaOH. Analyte is still acidic due to predominance of H3O plus. अब हम इसमें थोड़ा सा NaOH डालते हैं, तो क्या होगा, H3O plus आयंस जो हैं ये कम होते जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस आयंस आते जाएंगे NaOH के, ओके. बट स्टिल H3O plus आयंस ज्यादा होने की वजह से ये pH अभी भी फिलहाल 4 तक आ गया है, 0.2 तक, ओके. 0.2 there is the pH record as a time point just before the complete neutralization takes place. मतलब हमने टाइट्रेंट डाला और 0.2 है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, जस्ट बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा एसिड और बेस न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है उस एनालाइट सॉल्यूशन में, ठीक है, वो है 0.2. अब थर्ड है 0.3. दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट हाफ वे टू द स्टीप कर्व. At this point, moles of NaOH added equals to mole of HCl in the analyte. At this point, H3O plus are completely neutralized by OH minus ion. The solution only has salt, NaCl and water, and therefore the pH is neutral. अब 0.3 पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी एसिड है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ बेस आता है, उतने इक्वल अमाउंट के आयंस बन जाते हैं और यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, और ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, ओके. मतलब सब इक्वल हो गया है. देखो HCl और NaOH एट इक्विवेलेंस पॉइंट, NaCl और वाटर है, ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट, और ये होता है न्यूट्रल pH पे, 7 pH पे, ओके. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात चल रही है, ओके. नेक्स्ट इज 0.4, ओके. अब हम और भी NaOH डालते जा रहे हैं, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, उसके आगे भी हम NaOH डाल रहे हैं. Addition of NaOH continues, pH starts becoming basic because HCl has been completely neutralized and now excess of OH minus ions are present, okay. अब पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो गया है और NaOH डाल रहे हैं, सो OH माइनस बढ़ रहा है नीचे एनालाइट में, और इस एनालाइट का pH अब बेसिक हो रहा है, ठीक है. तो यू कैन सी ये बेसिक pH वैल्यूज की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है इसका pH, और ये एनालाइट का सॉल्यूशन इधर हम बढ़ाते जा रहे हैं. सो दिस इज अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व, ओके. ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है HCl NaOH के लिए, ये ऐसे एस टाइप का होता है, ऐसे सीधा और ऐसे, ओके. और यहाँ पे बराबर pH 7 पे इसका इक्विवेलेंट पॉइंट दिखता है. सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. बाकी के कर्व्स और बाकी के टाइट्रेशंस हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अगर अभी नहीं है बाद में है तो यू कैन आस्क इट लेटर एज वेल, ओके.